यूनाइटेड नेशन का जो नेक्स्ट ऑर्गन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको इकोसॉक भी कहते हैं। ये जो काउंसिल है इसका काम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। देखिए, यूनाइटेड नेशन का बुनियादी मकसद तो था पीस कीपिंग, मिलिट्री और सिक्योरिटी को कायम रखना, इस तरह का। लेकिन पूरी दुनिया में अपनी चौधराहट कायम करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी का होना तो काफ़ी नहीं है ना, पूरी दुनिया में अपना होल्ड जमाना है। तो दुनिया के जो मुआशी मसाइल हैं, जो मुआशरती मसाइल हैं, सोशल प्रॉब्लम्स को भी तो डिस्कस करना चाहिए ना। तो इस मकसद के लिए यूनाइटेड नेशन ने जो चीज़ अख्तियार की थी वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक कोविड-19, अब ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी था और सोशल प्रॉब्लम भी था। तो यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर ना सिर्फ जो अफेक्टेड स्टेट्स थी उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट दी, एड दी, और साथ साथ उसको वैक्सीन वगैरह भी प्रोवाइड की। तो इस तरह के जो काम हैं, यानी कि अर्थक्वेक आ गया है, फ्लड आ गया है, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको डील करना दुनिया में, वो काम किसका है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का है। तो इस तरह से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बहुत ही ज़्यादा अहम है। अहम इस वजह से है कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है ये यूनाइटेड नेशन का 70% फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज वो यूज़ कर रही है। 70% प्लस इकोनॉमिक एंड ह्यूमन रिसोर्सेज वो ये यूज़ कर रही है, फाइनेंशियल। तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा। अब ये काम कैसे करती है? देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सोशल प्रॉब्लम, यूनाइटेड नेशन के जो गोल्स हैं हमारे पास, जिनको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनका पहले नाम था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये तकरीबन 17 गोल्स हैं। और ये तमाम अच्छी अच्छी बातें, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है, और एग्रीकल्चर को बेहतर बनाना है, क्लाइमेट चेंज पर बात करनी है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, लाइफ अंडर वाटर को बेहतर करना है। तो इस तरह के जो गोल्स हैं वो सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में शामिल हैं, ताकि पूरी दुनिया को बेहतर से बेहतर तर बनाया जा सके। ये जो गोल्स हैं इनको पूरा करने के लिए, इनको रियलिटी में बदलने के लिए जो काम है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का है। और ये जो गोल्स हैं ये पूरे करने हैं, यूनाइटेड नेशन ने गोल बनाया हुआ है 2030 तक। और इसके लिए जो एक फोरम काम करता है उसको हम कहते हैं हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। अब ये क्या चीज़ है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो तो हैं 54, और यूनाइटेड नेशन में हम मेंबर स्टेट्स की ही बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इनमें मेंबर स्टेट्स का तो होना लाजमी है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, या एकेडमिक्स हैं, वो भी तो सोशल लेवल पे काम कर रहे हैं। वो भी तो इकोनॉमी को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। बात नहीं कर रहे बल्कि काम करके दिखा रहे हैं। हमारी फाउंडेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी तो इस पर काम कर रही हैं। तो यूनाइटेड नेशन का ये जो ऑर्गन है ये इन तमाम चीज़ों को, यानी कि हमारी जो एनजीओज़ हैं इनको, और हमारी जो सिविल सोसाइटी है उसको, और हमारे पास जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, और जो हमारे पास एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिकल हैं, जैसे भी हैं, वो सारे एक्टिविस्ट जो हैं, और इसके साथ साथ जो एकेडमिक्स हैं हमारे पास, यूनिवर्सिटी लेवल के या हाई लेवल के प्रोफेसर्स वगैरह, जो उन्होंने जर्नल्स वगैरह हैं उनकी, ये सारी चीज़ें ये भी काम कर रही हैं इकोनॉमी को और सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में, इनको सॉल्व करने में। तो ये जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, गोल्स हैं। और ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, अब इनका रोल आ रहा है यूनाइटेड नेशन में।
नॉन स्टेट एक्टर्स। देखिए ये यूनाइटेड नेशन का एक प्लस पॉइंट है कि सिर्फ और सिर्फ मेंबर स्टेट को ही नहीं बल्कि सोसाइटी से भी उन्होंने लोगों को अपने साथ मिलाया है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के ज़रिए से। अब क्या होगा, ये जो सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये जिस जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे फूड में, चाहे एग्रीकल्चर में, चाहे पॉवर्टी में, चाहे कोई दूसरा हमारे जो रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल वाटर रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने में, कोई फॉरेस्ट को इम्प्रूव करने में, किसी न किसी फील्ड में जो ये काम कर रहे हैं, ये अपने काम को एक पॉलिसी की सूरत में, एक आउटपुट की सूरत में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को देंगे। हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम पर इनकी इस पॉलिसी को, इनके काम को डिस्कस किया जाएगा। फिर यूनाइटेड नेशन इनको कहेगी कि आप अपने काम के अंदर ये चेंजेस करें, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इसमें ये चेंजिंग कर दें, ये इसका प्लस पॉइंट है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि फीडबैक देता है। पॉलिसी को रिव्यू किया जाता है हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम पर। तो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम जो है इसका अब क्या मकसद हुआ, इसका ये मकसद है कि इसने ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इसको रियलिटी में बदलना है, इस विजन को रियलिटी में बदलना है। और ये कैसे बदलेगा, 54 मेंबर कंट्रीज भी होंगे और नॉन स्टेट एक्टर्स भी होंगे, ये सारे डिस्कस करेंगे इन प्रॉब्लम्स को, उन प्रॉब्लम्स को फिर सॉल्व किया जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, अब ये प्रॉब्लम्स किसी भी नौइयत की हो सकती हैं, तो इसी तरह से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में भी सब्सिडियरी ऑर्गन्स हैं, कमीशंस हैं हमारी। फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग्स के रिलेटेड है तो उसकी अलग कमेटी होगी, उसकी अलग कमीशन होगी, वीमेन राइट्स की है तो अलग कमेटी होगी, और इसी तरह क्राइम प्रिवेंशन पर भी इसकी एक कमेटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी इसकी एक कमेटी है। तो ये सब्सिडियरी ऑर्गन्स है जो एक एक प्रॉब्लम को उसके हिसाब से जिस कैटेगरी में वो फॉल करेगी वहाँ पर उसको डिस्कस किया जाएगा। तो ये है हमारे पास हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। और ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स है, अब देखें इनको सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर चल रहा है उसके लिए जाहिर सी बात है पैसा भी चाहिए और मैन पावर भी चाहिए। यही वजह है कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो 70% फाइनेंशियल और मैन पावर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है यूनाइटेड नेशन के पूरे का पूरा। और ये जो 54 मेंबर्स हैं इनका इलेक्शन उसी तरह रीजन की बुनियाद पर होता है, जैसे हमने सिक्योरिटी काउंसिल में देखा था, अफ्रीकन नेशन से, एशियन एंड पैसिफिक, वेस्टर्न यूरोपियन से, ईस्टर्न यूरोपियन से, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन रीजन से, इनकी जो इलेक्शन है वो इस तरह से होता है। और इसमें एक और चीज़ भी आपने शामिल करनी है, वो है यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ प्लस इसमें आपने फंड्स एंड प्रोग्राम्स को भी शामिल करना है। फंड्स एंड प्रोग्राम्स, अब यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जैसे हमारे पास फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड पर काम करेगी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जो एविएशन की प्रॉब्लम पर डिस्कस करेगी। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी तरह यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, हमारे पास इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन है, और इसी तरह हमारे पास IMF भी इसी में आ जाता है, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। तो ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं ये भी अपनी अपनी एक फील्ड में काम कर रही हैं, हर एजेंसी एक फील्ड में काम कर रही है। लेकिन ये जो एजेंसीज़ हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशन से अलग है। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसका इतलाक़, यूनाइटेड नेशन के लॉज का इतलाक़ इन पर नहीं होता। इनका अपना एक चार्टर है, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके अपने प्रेसिडेंट हैं, इनका स्ट्रक्चर अपना है, ये यूनाइटेड नेशन से अलग है। लेकिन लिंक क्या है, लिंक ये है कि ये तमाम की तमाम जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, एजेंसीज़ हैं, ये चूँकि सोशल एंड इकनॉमिक प्रॉब्लम्स को किसी न किसी लिहाज से डिस्कस कर रही हैं, तो ये तमाम की तमाम अपनी रिपोर्ट्स को, अपने काम को यूनाइटेड नेशन के साथ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के ज़रिए से लिंक करती हैं। यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एक ब्रिज का काम करती है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ और यूनाइटेड नेशन के दरमियान। और बिल्कुल उसी तरह से इनकी पॉलिसी को भी डिस्कस किया जाता है, इनके काम को भी सराहा जाता है, फीडबैक दिया जाता है। और इसी तरह से हमारे पास फंड्स एंड प्रोग्राम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूनाइटेड नेशन
कैपिटल डेवलपमेंट है, हमारे पास यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फ़ंड है, हमारे पास वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, और इस तरह से दूसरे हमारे पास यूनाइटेड नेशन के फंड्स और प्रोग्राम्स हैं। तो ये सारी जो इकनॉमी और जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास फोरम है वो है हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। और ये जो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है ये किसके तहत काम कर रहा है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के ज़रिए से। तो ये इसका सारा स्ट्रक्चर है। और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का भी प्रेसिडेंट होता है, और इसका जो प्रेसिडेंट फर्स्ट था वो गालबन एक इंडियन था। यूनाइटेड नेशन का जो नेक्स्ट ऑर्गन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, यूएन सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट का मतलब क्या होता है? सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है इंतज़ाम संभालना। जिस तरह किसी मुल्क की, किसी कंट्री की एग्जेक्टिव बॉडी होती है, मुकन्ना या मुकन्ना कह रहा हूँ, अमला, एग्जेक्टिव बॉडी जिसे आप कहते हैं, इसी तरह यूनाइटेड नेशन की जो एग्जेक्टिव बॉडी है वो हमारे पास यूएन सेक्रेटेरिएट है। और ये एग्जेक्टिव बॉडी जिस तरह एक सिविल सर्विस होती है किसी मुल्क की, ये बिल्कुल इस तरह की एक इंटरनेशनल सिविल सर्विस है, एक इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी है। तो इसका काम है एग्जेक्टिव बॉडी के तौर पर काम करना है, पूरी यूनाइटेड नेशन को मैनेज करना, वो इसका काम है। और जो इस यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का जो चीफ है, आप उसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। ये सेक्रेटरी जनरल पूरी यूनाइटेड नेशन का चीफ होता है। ये सेक्रेटेरिएट का भी हेड है और पूरी यूनाइटेड नेशन का भी हेड है, चीफ हेड है। और ये जो एग्जेक्टिव बॉडी है इसका काम क्या क्या होता है? पहला काम तो इसका ये है कि जो डे टू डे वर्क है, जो डे टू डे कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जो सेशंस चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल जनरल असेंबली का सेशन है या कोई इमरजेंसी मीटिंग है, सिक्योरिटी काउंसिल में जो मीटिंग्स चल रही हैं, उस डे टू डे वर्क को जो मैनेज करना है वो यूएन सेक्रेटेरिएट का काम है। जो पूरी यूनाइटेड नेशन का जो स्टाफ है, जिसको आप स्टाफ बॉडी, वो इस पर मुश्तमिल है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट पर। और ये स्टाफ, आप हैरान होंगे, इतना ज़्यादा नहीं है। इसका स्टाफ तकरीबन 2021 में गालबन 30-40 हज़ार के करीब था, 35 हज़ार। और ये जो सेक्रेटेरिएट का जो स्टाफ है ये 2000 के बाद 1995-96 के बाद से बढ़ा, पहले इतना ज़्यादा नहीं था। उसकी वजह ये थी कि आप जानते हैं कि कोल्ड वार की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो यूनाइटेड नेशन का काम था वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ, इनइफेक्टिव रही है। लेकिन उसके बाद से यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गए। तो इस वजह से यूनाइटेड नेशन का जो स्टाफ था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। तो इसमें हमारे पास सिविल ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। और इसी में हमारे पास जो एग्जेक्टिव बॉडी है इसका काम है, इसने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है पूरी यूनाइटेड नेशन की, पूरी कौंसल की, जो इकोनॉमिक एंड सोशल कौंसल है, ट्रस्टीशिप कौंसल है, सारी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसी के ज़िम्मे है। और ये जो स्टाफ होता है हमारे पास यूनाइटेड नेशन का, इसके जो इलेक्शन है, जिस इसकी सिलेक्शन है वो बड़ी ज़बरदस्त है, पूरी की पूरी मेरिट की बुनियाद पर है। किसी किस्म का कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं चलेगा कि फ़लाँ शख्सियत पॉलिटिकल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है तो उसको स्टाफ में किसी तरह से शामिल कर लिया जाए। नहीं, जो सिविल सोसाइटी, सिविल ऑफिसर्स होंगे, ब्यूरोक्रेसी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा, उसको पूरा पूरा मेरिट की बुनियाद पर लिया जाएगा। और दूसरी ये बात कि जब इनको सिलेक्ट किया जाएगा तो इनसे ओथ ली जाती है कि आप हमारे साथ मुखलिस होंगे, अपने कंट्री, अपने मुल्क से किसी किस्म की कोई आप इंस्ट्रक्शंस नहीं लेंगे, आप हमारी कही हुई बातों पर अमल करेंगे, हमारे एमा पर आप काम कर रहे हैं, अपने मुल्क की बुनियाद पर आप इसको आगे नहीं लेकर चलेंगे। और इसी तरह जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है। और सेक्रेटरी जनरल जो है इसकी सबसे बड़ी पावर तो ये है कि ये किसी ऐसे मामले पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला सकता है जो ये खुद समझता हो कि इंटरनेशनल पीस या इंटरनेशनल थ्रेट है एक किस्म का। तो ये इसकी पावर है। और इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल जो है इसने यूनाइटेड नेशन की एनुअल रिपोर्ट बनानी होती है जो इसने जनरल असम्बली में सबमिट करनी होती है। और ये जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है ये वो वाला फिगर है जो हमें नज़र आता है जो यूनाइटेड नेशन की पूरी वर्किंग बॉडी के तौर पर, क्योंकि ये हेड है, चीफ है यूनाइटेड नेशन का। और ये जो सेक्रेटरी जनरल है इसका जो इलेक्शन होता है
सेक्रेटरी जनरल का, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल ये देखेगी कि सेक्रेटरी जनरल ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? जाहिर सी बात है, उनके अपने यूके है, हमारे पास यूएसए है और दूसरी तरफ यूएसएसआर है, तो ये दोनों तो किसी हालत में भी एक दूसरे के यानी कि सेक्रेटरी जनरल पर किसी तरह से इत्तफाक नहीं करेंगे। तो पहले सिक्योरिटी काउंसिल कहेगी कि ये जो 3-4 बंदे हैं आप इनमें से सिलेक्ट कर लें जो भी आपने करना है सेक्रेटरी जनरल। फिर वो जो 3-4 बंदे होंगे उनका इलेक्शन होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वहाँ पर सेक्रेटरी जनरल को परमानेंटली इलेक्ट किया जाएगा और इसकी जो टर्म होती है वो गालबन 5 साल के लिए होती है और वो दोबारा री इलेक्ट भी हो सकता है। यही वजह है, यही सिक्योरिटी काउंसिल, यही वजह है कि हमारे पास जो अब तक सेक्रेटरी जनरल बने हैं वो किसी भी वीटो पावर से नहीं बना, या किसी भी कोई पावरफुल जो नेशन है या जो किसी भी वीटो पावर का जो अलाई है कंट्री, उसमें से हमारे पास आज तक कोई भी सेक्रेटरी जनरल नहीं बना, क्योंकि काफ़ी पावरफुल पोस्ट है। हालांकि आप देखें कि जो हमारे पास कंट्री है म्यांमार, जो अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर का भी हिस्सा नहीं बना, नॉन परमानेंट मेंबर का भी हिस्सा नहीं बना, इस मुल्क से भी सेक्रेटरी जनरल लिया गया है जिसका नाम है गालबन सांट या थांट, जैसे मर्जी इसको पढ़े, यूथ एंड सांस। ये सेक्रेटरी जनरल भी बना है म्यांमार से ताल्लुक़ रखने वाला। और जो हमारे पास सेक्रेटरी जनरल हैं गालबन इस वक्त वो 9th हैं जो सर्व कर रहे हैं, और वो पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। एंटोनी गुतीर्स उनका नाम है, मैं इसको एंटोनी गटर्स पढ़ता था पहले। और ये जो सेक्रेटरी जनरल है आप देखें नॉर्वे से, स्वीडन से, कोरिया से, इजिप्ट से, यानी कि जो आम जो छोटे कंट्रीज़ हैं उनसे लिया जाता है, ताकि क्योंकि वो न्यूट्रल हो, उसकी न्यूट्रलिटी के लिए। क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनका इस कंट्री, ताकि वो किसी किस्म के कोई ऐसे फ़ैसले ना करे जो इनके मफाद के ख़िलाफ़ हों। तो ये हमारे पास यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट है। इसके फंक्शन में एक और ये भी है कि इसने जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन में जो भी तकारीर हुई हैं, जिसने जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से हट कर हैं, 6 हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसमें इंग्लिश है, चाइनीज़ है और स्पेनिश है, रशियन है, फ़्रेंच है और अरेबिक है। ये जो 6 लैंग्वेजेस हैं, इससे हटकर किसी ने कोई तकरीर की है तो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना वो यूएन सेक्रेटरीट का काम है। जो पूरी मैनेजिंग बॉडी है, क्लर्क वगैरह हैं, वो सारे के सारे हमारे पास इसी में आएंगे। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट ऑर्गन आता है, वो है हमारे पास ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये काउंसिल उन टेरिटरीज़ को, उन कंट्रीज़ को एडमिनिस्टर करती थी जो पॉलिटिकली और सोशली एडवांस नहीं थी। किसी भी रियासत के 4 अनासिर होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। उसकी पॉपुलेशन है, उसकी हमारे पास टेरिटरी है, उसका सोवेरेंटी है, इक़्तिदार आला है और उसकी गवर्नमेंट है। ये जो टेरिटरीज़ थी इनके पास इलाका भी था, इनकी आबादी भी थी, इनके पास इक़्तिदार आला भी था, लेकिन इनके पास जो मिसिंग चीज़ थी वो थी गवर्नमेंट, वो थी हुकूमत। तो इस गैप को फिल करने का जो काम था वो था ट्रस्टीशिप काउंसिल का, कि ये काउंसिल उन टेरिटरीज़ को गवर्नमेंट देती थी, गवर्न करती थी, एडमिनिस्टर करती थी, ताकि एक वक्त आए हम इनको पॉलिटिकली, हम इनको सोशली इस तरह से एडवांस करें ताकि ये एक वक्त में इंडिपेंडेंस हासिल करके ख़ुद को सस्टेन कर सकें, इन्हें किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ये तो था इसका सिंपल कंसेप्ट। लेकिन इतने भी इनको क्या शौक़ चढ़ा कि ट्रस्ट करने का, कि ये पूरी टेरिटरीज़ को ट्रस्ट कर रहे हैं। इसकी पीछे बड़ी एक हिस्ट्री है, वो है हमारे पास मंडेट सिस्टम, लीग ऑफ नेशन, वर्ल्ड वार 1। अगर आपने इसको डिटेल से समझना है तो, अगर नहीं समझना चाहते तो आप बेशक फॉरवर्ड कर दें। लीग ऑफ नेशन पहली जंग अज़ीम में क्या हुआ था? पहली जंग अज़ीम में जो जर्मनी था और ऑटोमन एम्पायर, ये दोनों शिकस्त खा चुके थे। तो जिन टेरिटरीज़ पर इनकी हुकूमत थी, इनका कब्ज़ा था, अब उन टेरिटरीज़ का, उन इलाकों का क्या होगा?
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास ये जो सीरिया, लबनान, फ़लस्तीन, उर्दन और इराक़, इन पर ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत थी। तो अब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो चुकी है पहली जंग अज़ीम के बाद, अब इनका क्या होगा। इसी तरह हमारे पास अफ्रीका में ये टेरिटरीज़ थी, ये हमारे पास कुछ आइलैंड्स थे पैसिफिक ओशन में, तो अब इनका क्या होगा। यहाँ पर जर्मन जो कॉलोनीज़, ये सारी की सारी जर्मन कॉलोनीज़ थी, यहाँ पर जर्मनी का कब्ज़ा था, जर्मनी इनको गवर्न कर रहा था, तो जर्मनी शिकस्त खा चुका है, अब इनका क्या होगा। तो लीग ऑफ नेशन ने क्या किया कि ये जो सारी की सारी टेरिटरीज़ थी इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इनको तकसीम कर दिया अलाइड पावर्स के दरमियान जो विनर्स थे। जैसे यूके है हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, यूएसएसआर था और इटली, जापान वगैरह। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन थी ये डिपेंड करती थी इस बात पर कि उस टेरिटरी पर किसने हमला करके जर्मन या ऑटोमन जो फ़ौज थी उसको निकाला था, उसको शिकस्त दी थी, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास तोगोलैंड है। तोगोलैंड आप इसको मैप पे भी देख सकते हैं। इसके एक हिस्से पर बरतानिया ने कब्ज़ा करके जो फ़ौज थी जर्मन की उसको निकाला, दूसरे हिस्से पर फ्रांस ने कब्ज़ा करके उसकी जर्मन फ़ौज को निकाला। तो इस तरह जो हिस्सा बरतानिया ने कब्ज़ा किया वो ब्रिटिश टोगोलैंड बन गया, और जहाँ पर फ्रांस ने कब्ज़ा किया था वो फ्रेंच टोगोलैंड। इसी तरह फ्रेंच कैमरून और ब्रिटिश कैमरून, ये सारे के सारे इलाके हमारे पास अफ्रीका के हैं, और ये जो हमारे पास टेरिटरीज़ हैं ये भी उसी तरह से हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी मंडेट सिस्टम का जो सीन है वो थोड़ा सा कॉलोनियलिज़म से मिलता जुलता है। अब सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क ये है कि कॉलोनियलिज़म जो था वो एक अथॉरिटी टाइप था कि हम कॉलोनियल पावर्स हैं, आप हमारे अंडर रह रहे हैं। लेकिन मंडेट सिस्टम में ये था कि कॉलोनियलिज़म को थोड़ा सा पॉलिश करके, थोड़ा सा आप ऐसा समझ लें जैसे कुत्ते को कुत्ता कहना बुरा होता है, लेकिन अगर कुत्ते को डॉगी कह दिया जाए तो वो थोड़ा कूल लगता है, थोड़ा प्यारा लफ्ज़ है, खूबसूरत है। इसी तरह से जो कॉलोनियलिज़म था उसको अब मंडेट सिस्टम कहा जाने लगा। मंडेट सिस्टम ये एक किस्म का कॉलोनियलिज़म को ही सुर्खी पाउडर लगाकर उसको पेश किया जा रहा था। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें और भी शामिल थी। मंडेट सिस्टम ये था कि जो टेरिटरी जिसके पास जाएगी, जो टेरिटरी जिसके पास जाएगी उस पर वही एडमिनिस्टर करेगा, कोई और उसको अनेक्स करने की कोशिश नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉर्डन पर फ्रांस एग्रेशन शो करके इसको अनेक्स नहीं करेगा। दूसरा ये कि जो मैंडेट टेरिटरीज़ थी उन पर अब जो उनके प्रीवियस रूलर्स थे उनका भी इक़्तिदार आला नहीं रहेगा, बल्कि इनको टोटली एडमिनिस्टर करेंगी इनके जो न्यू विनर्स हैं, न्यू एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो। अच्छा, मैंडेट सिस्टम में ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी ये क्या है। हमारे पास ये सारी की सारी टेरिटरीज़ हैं, ये सारी और ये सारी की सारी। क्लास ए में वो टेरिटरीज़ रखी गई जिनको कम टाइम में इंडिपेंडेंस दी जा सकती है, वो इंडिपेंडेंट होने के काबिल हैं, वो इस हद तक एडवांस हो चुकी हैं कि वो बिल्कुल थोड़ी सी गाइडेंस के साथ वो सेल्फ गवर्नेंस अचीव कर सकती हैं। जो क्लास बी की टेरिटरीज़ थी इसका ये मतलब था कि इनको थोड़ा वक्त लगेगा, इनको आपको थोड़ा एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, इनको एजुकेट करना पड़ेगा, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और इनके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बिल्टअप करना पड़ेगा। और क्लास सी जो है, क्लास सी इस बुनियाद पर थी कि ये वाली टेरिटरीज़ बिल्कुल ही ज़ीरो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, इनको बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, बल्कि यहाँ पर जो लॉज होंगे वो भी उन्हीं के होंगे जो इनको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, यानी कि इनको फुल एंड फाइनल टोटली एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, मुकम्मल तौर पर इनको गवर्नेंस चाहिए। तो इस बुनियाद पर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये था मैंडेट सिस्टम। अब दूसरी जंग अज़ीम के बाद क्या हुआ, अब ये जो सारी टेरिटरीज़ हैं ये एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा ये किस तरह से ट्रस्टीशिप कौंसल ने काम किया, और अब ट्रस्टीशिप कौंसल इनएक्टिव हो चुकी है। ये सारे का सारा सीन देखते हैं। अब दूसरी जंग अज़ीम हुई, ये वाली जो टेरिटरीज़ थी बिल्कुल उसी तरह इन्होंने सेल्फ गवर्नेंस अचीव कर ली। अब दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये वाली जो सारी की सारी टेरिटरीज़ थी, ये वाली अफ्रीका में और पैसिफिक ओशन में जो ये आइलैंड्स वगैरह थे, ये सारी की सारी जो टेरिटरीज़ थी इनको बिल्कुल सेम उसी तरह से उठाकर ट्रस्टीशिप कौंसल में रख दिया गया। ट्रस्टीशिप कौंसल एक ऑर्गन बना दिया गया। मैंडेट सिस्टम था लेकिन यूनाइटेड नेशन ने एक ऑर्गन बना दिया बिल्कुल उसी तरह से। उनके एडमिनिस्टर भी वही कर रहे हैं जो उनको वर्ल्ड वार सेकंड से पहले उनको एडमिनिस्टर कर रहे थे, वही उनको अब भी एडमिनिस्टर करेंगे। लेकिन सीन सिर्फ ये था
कि वही पुरानी बात कि आप इनको उस हद तक एडमिनिस्टर करेंगे जब तक कि ये सेल्फ गवर्नेंस अचीव नहीं कर लेती। इन्होंने कर ली थी, इसीलिए ट्रस्टीशिप कौंसल में अब इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये जो सारे की टेरिटरीज़ हैं, ये ट्रस्ट टेरिटरीज़ बन गई यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप कौंसल की। तो अब एक एक करके इनको देखते हैं। आपको एक एक मैप के साथ भी इसको आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट है हमारे पास ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ, टोटल जो ट्रस्ट टेरिटरीज थी वो हमारे पास है 11। ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ टोगोलैंड, ये भी अफ्रीका की है। यहाँ पर कब्ज़ा था यहाँ पर जर्मनी का कब्ज़ा था। तो जिस हिस्से को फ्रांस ने अपना कब्ज़ा किया इस पर, जिस हिस्से पर बरतानिया ने कब्ज़ा किया, वो उसी तरह से फ्रेंच टोगोलैंड और ब्रिटिश टोगोलैंड बन गया पहली जंग अज़ीम के बाद। उसी तरह से ये ट्रस्ट टेरिटरीज़ बन गई दूसरी जंग अज़ीम के बाद, फ्रेंच टोगोलैंड और ब्रिटिश टोगोलैंड। ये लेकिन ये दो ट्रस्ट टेरिटरीज़ नहीं बनी, ट्रस्ट टेरिटरी सिर्फ और सिर्फ एक ही बनी, ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ टोगोलैंड। लेकिन फ्रेंच एंड ब्रिटिश दो अलग अलग। और ये जो फ्रेंच टोगोलैंड था इसने 1960 में आज़ादी हासिल कर ली और आज हमारे पास ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है टोगो, या टोगो जो भी इसको आप पढ़े। इसी तरह जो ब्रिटिश टोगोलैंड था, वो जो टेरिटरी थी जिस पर बरतानिया ने उसको एडमिनिस्टर करना था, उसने अपने आप को गाना के साथ ज्वाइन कर लिया। गाना इसका बॉर्डर कंट्री था, आप इसको भी मैप पे देखें। तो इस तरह से इन दोनों ने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली 1957-1960। अब ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ पैसिफिक आइलैंड, ये हमारे पास है जापानीज़ पैसिफिक मैंडेट्स। पहली जंग अज़ीम से पहले यहाँ पर जर्मनी का कब्ज़ा था। तो पहली जंग अज़ीम में जापान अलाइड पावर के साथ था। तो जो पैसिफिक में जो टेरिटरीज़ थी वो आई जापान के हिस्से में, जापान ने उनको एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी जंग अज़ीम में जापान को किसने हराया था? यूएसए ने हराया था, जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया। तो ये वाली जो टेरिटरीज़ थी पैसिफिक टेरिटरीज़, ये अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ गई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। यूएसए अब इनको एडमिनिस्टर कर रहा है। तो ये हमारे पास है ट्रस्ट टेरिटरीज ऑफ पैसिफिक आइलैंड, यूएस से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। और आज हमारे पास ये जो टेरिटरी है, ये हमारे पास फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड और पलाओ, ये पैसिफिक आइलैंड में तीनों टेरिटरीज हैं। मैप पे आप देखें तो, और ये जो पलाओ है ये आखिरी स्टेट थी इन ट्रस्ट, सारी की सारी ट्रस्ट टेरिटरीज़ में, जिसने 1994 में इंडिपेंडेंस हासिल की थी। और उसके बाद से ये जो ट्रस्टीशिप कौंसल का इदारा है, उसके बाद से ये बिल्कुल इनएक्टिव हो गया है। तो ये 3 कंट्रीज़ थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की यहाँ से। ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ रवांडा यूरुंडी, अब पहली जंग अज़ीम से पहले यहाँ पर उसी तरह जर्मनी का कब्ज़ा था। तो बेल्जियम की जो फ़ौज थी उसने इस पर कब्ज़ा करके जर्मनी की फ़ौज को यहाँ से भगा दिया। तो अब यहाँ पर बेल्जियम की एडमिनिस्ट्रेशन थी दूसरी जंग अज़ीम के बाद, बिल्कुल उसी तरह से ये बेल्जियम की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ गई ये ट्रस्ट टेरिटरी, इसको बेल्जियम एडमिनिस्टर करता। और हमारे पास आज ये उसी तरह अफ्रीका में रवांडा और बुरुंडी, ये हमारे पास 2 अलग अलग कंट्रीज़ हैं। इन दोनों ने 1962 में इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी। और ये इंडिपेंडेंस इनको प्लेट में रख के, ये जो इनके थे मास्टर्स थे, इन्होंने प्लेट में रख कर नहीं दी, बल्कि इसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा तगो-दो करनी पड़ी थी। ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ तंगानिका, आई डोंट नो, ये वाली जो टेरिटरी थी ये बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ये देखें, पहली जंग अज़ीम से पहले यहाँ पर उसी तरह जर्मनी का कब्ज़ा था। बरतानिया ने इसको हटाकर अपना कब्ज़ा यहाँ पर कर लिया, तो ये मैंडेट टेरिटरी यूके की बन गई। अब उसी तरह से जंग अज़ीम दोम के बाद ये मैंडेट ट्रस्ट टेरिटरी बन गई किसकी? यूके की। और इसने 1961 में तंजीनिया के नाम पर इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। आज हमारे पास ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। सेम इसी तरह ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ समूआ, इस पर न्यूजीलैंड का कब्ज़ा था। ये देखें वेस्टर्न समूआ, जंग अज़ीम अव्वल से पहले, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले यहाँ पर जर्मनी का कब्ज़ा था। तो उसी तरह से न्यूजीलैंड जो उस वक्त यूनाइटेड किंगडम का एक डोमिनियन स्टेटस उसको हासिल था, तो न्यूजीलैंड ने इस पर एडमिनिस्ट्रेशन करनी थी। तो ये ट्रस्ट टेरिटरी दूसरी जंग अज़ीम के बाद उसी तरह से ट्रस्ट टेरिटरी बन गई। न्यूजीलैंड इसको एडमिनिस्टर करता था। 1962 में इसने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, ये साउथ वेस्ट अफ्रीका जर्मनी का कब्ज़ा था। साउथ अफ्रीका ने जर्मनी को वहाँ से निकाल कर, साउथ अफ्रीका को कौन सपोर्ट कर रहा था? यूनाइटेड किंगडम। तो उसको निकाल कर अब ये मैंडेट टेरिटरी बन गई थी पहली जंग अज़ीम के बाद साउथ अफ्रीका की, साउथ वेस्ट अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका की मैंडेट टेरिटरी बन गई।
तो यहाँ पर ये ट्रस्ट टेरिटरी बन गई। अब इसको बिल्कुल उसी तरह से साउथ अफ्रीका एडमिनिस्टर कर रहा है। इसने नबीबिया के नाम से 1990 में इंडिपेंडेंस हासिल की और इसने काफ़ी ज़्यादा तगोदो की थी, गुरिल्ला वार के ज़रिए से इन्होंने ये इंडिपेंडेंस हासिल की थी साउथ अफ्रीका से, अपार्थाइड मूवमेंट। नेक्स्ट, ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ फ्रेंच कैमरून। मैप पे देखें, एक एक टेरिटरी आपको मैप पे नज़र आएगी। ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ फ्रेंच कैमरून, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ फ्रेंच कैमरून। सारा सीन ही ख़राब हो गया जस्ट है, पता नहीं वदा कितने हम। नेक्स्ट जो हमारे पास टेरिटरी है वो है ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ फ्रेंच कैमरून, और इसी तरह ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश कैमरून। ये जो मैंडेट सिस्टम के ज़रिए हमारे पास थी फ्रेंच कैमरून और ब्रिटिश कैमरून। कैमरून एक ही जगह थी, तो जहाँ पर फ्रांस ने कब्ज़ा किया, जर्मनी फ़ौज को भगा दिया, वो फ्रेंच कैमरून, और जहाँ पर बरतानवी अफवाज ने जर्मनी को भगाया जहाँ से, तो वो ब्रिटिश कैमरून बन गया। और ये दो ट्रस्ट टेरिटरीज़ हमारे पास बन गई ट्रस्टीशिप कौंसल में। तो जो फ्रेंच कैमरून था और ये जो हमारे पास ब्रिटिश कैमरून है, आप मैप पे देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ब्रिटिश कैमरून के दो हिस्से थे, एक साउथर्न कैमरून और एक था नॉर्थर्न कैमरून। जो हमारे पास फ्रेंच कैमरून था, ये ब्रिटिश कैमरून का जो साउथर्न कैमरून का हिस्सा है उसके साथ मिलकर जो आज का हमारे पास रिपब्लिक कैमरून मुल्क है ये बना। फ्रेंच कैमरून प्लस साउथर्न कैमरून ऑफ ब्रिटिश कैमरून, ये मिलकर कैमरून बना 1961 में। और जो ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश कैमरून थी उसका एक हिस्सा तो कैमरून के साथ मिल गया, जो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। जो दूसरा हिस्सा था, जो नॉर्थर्न कैमरून था, उसने नाइजीरिया को ज्वाइन कर लिया जो उसके बिल्कुल साथ है। इसी तरह ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ सोमालीलैंड है, ये दूसरे इटली के ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर थी ट्रस्ट टेरिटरी, और इसने सोमालिया के तौर पर 1960 में इंडिपेंडेंस हासिल की। इसी तरह ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ नारो, ये एक आइलैंड कंट्री है पैसिफिक में, और ये अंडर था ऑस्ट्रेलिया और यूके की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था। और ये हमारे पास ये बिल्कुल ये जिस तरह ये मैंडेट टेरिटरी थी हमारे पास लीग ऑफ नेशन में, उसी तरह यहाँ पर भी इसको यूके और ऑस्ट्रेलिया के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रखा गया। वहाँ पर भी ये यूके के अंडर थी और ऑस्ट्रेलिया। और हमारे पास नेक्स्ट है ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ न्यू गुइनिया। ये हमारे पास टेरिटरी ऑफ न्यू गुइनिया मैंडेट सिस्टम में भी थी, यहाँ पर भी है। तो ये टेरिटरी 1975 में इसने इंडिपेंडेंस हासिल की, और ये ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ न्यू गुइनिया आज हमारे पास जो ये कंट्री है वो है पपुआ न्यू गुइनिया, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर थी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के। तो ये सारी ट्रस्ट टेरिटरीज़ थी, और इनको जो एडमिनिस्टर करते थे बेसिकली वो इनके रूलर्स थे, जिन्होंने वहाँ से पहली जंग अज़ीम में जर्मन और ऑटोमन को निकाला था। ऑटोमन यहाँ पर मैंडेट सिस्टम में, और ये सारी की सारी जर्मन कॉलोनीज़ थी, तो ये सारी की सारी ट्रस्ट टेरिटरीज़ बन गई, और एक एक करके इन्होंने आखिरकार इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। जो आखिरी थी हमारे पास थी वो थी पलाव, जिसने 1994 में इंडिपेंडेंस हासिल की, और उस वक्त से लेकर अब तक जो ट्रस्टीशिप कौंसिल का इदारा है ये उस वक्त से 1994 से इनएक्टिव है, लेकिन इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो अब भी मौजूद है, इसको बिल्कुल एंड नहीं किया गया। तो ये था, इसमें और कोई पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट ऑर्गन जो हमारे पास है यूनाइटेड नेशन का वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंट्री ने किसी दूसरे के ख़िलाफ़ एग्रेशन शो करके उसका जो बॉर्डर है उसको वायोलेट किया है, एग्रेशन शो किया है, या कोई ऐसे दो कंट्रीज़ जो आपस में किसी एग्रीमेंट के ज़रिए, ट्रीटी के ज़रिए आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो अगर कोई ये समझता है कि मेरे पार्टनर ने इस ट्रीटी के किसी आर्टिकल को वायोलेट किया है, इसने मेरा हक मारा है, तो इस तरह के जो रियासतों के दरमियान जो तनाज़ात है, जिस तरह के भी हो, जो रियासतों के दरमियान है, इनको हल करने के लिए हमारे पास जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कोर्ट है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को समझने के लिए आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ सिंपल। पहली है किशन गंगा डैम की, अगर इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें
किशन गंगा डैम जो कि बनाया गया था इंडिया के ज़रिए से चिनाब रिवर पर, जिसको नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ये डैम इंडिया ने बनाया जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब रिवर पर। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर केस कर दिया इंडिया के ख़िलाफ़ कि इंडिया ने वायोलेट किया है ट्रीटी को। किस ट्रीटी को? इंडस वाटर बेसन ट्रीटी को, जो 1960 में साइन हुई थी। पाकिस्तान ने दो मौक़िफ़ पेश किए, पाकिस्तान ने दो दरख्वास्तें दी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। पहले तो ये कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को इस तरह से इंडिया ने वायोलेट किया है कि जो नेचुरल फ़्लो ऑफ वाटर है उसको डिस्टर्ब किया है। इससे जो पाकिस्तान की तरफ पानी आना था उसको रोक दिया गया। और ये एक इंटरनेशनल लॉ है, अगर आप देखें कि जो नेचुरल फ़्लो ऑफ वाटर है किसी भी दरिया का, समुंदर का, उसको रोकने का हक़ किसी भी कंट्री को नहीं है, नेचुरल फ़्लो बरकरार रहेगा। तो इंडस वाटर बेसन ट्रीटी को इंडिया ने वायोलेट किया। दूसरा, पाकिस्तान ने यह दरख्वास्त की कि जो किशन गंगा डैम की कंस्ट्रक्शन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको पूरी तरह से रोक दे, इंडिया को इस बात से रोक दे। तो इस पर हेयरिंग हुई, प्रोसीजर चला, तो फाइनल जो डिसीजन आया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से वो ये आया कि इंडिया किशन गंगा डैम का जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ी चेंजिंग लेके आए, ताकि जो नेचुरल फ़्लो ऑफ वाटर है वो डिस्टर्ब ना हो। और जो पाकिस्तान की दूसरी दरख्वास्त थी कि कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल ही रोक दिया जाए, ये डैम बने ही ना बिल्कुल भी, वो पूरी नहीं हो सकी। दूसरा हमारे पास है कि कुलभूषण जाधव केस। अब कुलभूषण जाधव केस आप जानते हैं, इसको पकड़ा गया था, ये एक स्पाई था, नेवल ऑफिसर। इस पर पाकिस्तान ने इसको मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए से 2017 में कैपिटल पनिशमेंट दे दी। तो कैपिटल पनिशमेंट जैसे ही इसको दी गई तो इंडिया फ़ौरन भागा चला गया ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ज़्यादती किया। क्यों ज़्यादती किया? इसने वायोलेट किया है एक आर्टिकल, एक इंटरनेशनल ट्रीटी को। कौन सी ट्रीटी को वायोलेट किया है? वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर एक्सेस को। इस ट्रीटी के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी भी मुल्क में जाकर वहाँ पर कोई वायोलेंस शो करता है, कोई उनकी सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ कोई काम करता है, जैसे कुलभूषण जाधव था, तो उस कंट्री ने अगर उसको गिरफ़्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान है, तो उसका हक़ बनता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि वो शख्स जिस मुल्क से बिलोंग करता है उसको इन्फॉर्म किया जाए, उस कंट्री को, जैसे पाकिस्तान ने इंडिया को इन्फॉर्म करना है। दूसरा ये कि उस शख्स को, कुलभूषण जाधव को, ये हक़ है, उसका ये राइट है कि उसको अपने मुल्क यानी कि इंडिया की तरफ से कॉन्सुलर एक्सेस मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने फ़ौरन ही मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए से 2017 में इसको कैपिटल पनिशमेंट दे दी। कैपिटल पनिशमेंट देते ही इसको किसी किस्म की कोई कॉन्सुलर एक्सेस अपने मुल्क से नहीं मिली थी, यानी कि कोई वकील उसकी तरफ से नहीं लड़ा था ये केस। उसको सिंगल यानी कि एक तरफ़ा फ़ैसला सुना दिया गया, उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई। तो इस पर हेयरिंग हुई तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा कि पाकिस्तान ने वाकई ये जो ट्रीटी है, ये जो वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर एक्सेस है, इसको वायोलेट किया है। ग़ालिबन इसका आर्टिकल 36 है या 7 है, वो ये कहता है कॉन्सुलर एक्सेस पर। तो इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये जो कैपिटल पनिशमेंट थी इसको रोक दिया। इसी वजह से इसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं हो सकी थी। और इस तरह के जो केसेस हैं, इस तरह के जो मामलात हैं जो रियासतों के दरमियान होते हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो बैनुल-अक़वामी सतह पर कोर्ट है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ये जो ICJ है, ICJ यूनाइटेड नेशन का, ये कोई क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, ना ही ये कोई इंडिविजुअल केसेस है, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ रियासतों के दरमियान जो तनाज़ात हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में नहीं है। बाकी सारे के सारे जो हैं, चाहे जितने भी ऑर्गन्स हैं, 5 के 5 ऑर्गन्स, उनका जो हेड क्वार्टर है वो बेस्ड है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। लेकिन हमारे पास जो ICJ है इसका हेड क्वार्टर वहाँ नहीं है, इसका हेड क्वार्टर है हैग में, या हॉग, इसको जो भी पढ़े, HAGUE, नीदरलैंड। इसकी क्या वजह है? इसकी दो वजूहात है। पहली ये कि लीग ऑफ नेशन के ज़रिए से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना था, जिसको हम कहते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल
जस्टिस, उसका जो हेड क्वार्टर था वो भी हैग में ही रखा गया था। क्यों रखा गया था? उसकी वजह यह थी कि लीग ऑफ नेशन से पहले क्या हुआ था, वर्ल्ड वार 1, और वर्ल्ड वार 1 के दौरान ये जो कंट्री था नीदरलैंड, इसने ख़ुद को न्यूट्रल रखा था, ना ये किसी के साथ लड़ा ना ही इसने किसी का साथ दिया, बिल्कुल न्यूट्रल रहा। इसने ये मोटो इख्तियार किया हुआ था कि फ्रेंडशिप विद एवरीवन, अलायंस विद नन। तो इसकी न्यूट्रलिटी को बेस बनाते हुए जो वर्ल्ड वार 1 के बाद परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बना था, उसका हेडक्वार्टर हेग में रखा गया, क्योंकि नीदरलैंड जो है इसने एक पॉलिसी शो की है न्यूट्रलिटी की। और ये जो इसकी न्यूट्रलिटी की जो तारीख़ है ये बहुत पुरानी है, ये कोई पहली जंग अज़ीम के वक्त की नहीं है, बल्कि इससे भी पुरानी है। इसने ख़ुद की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इस तरह से इसने इवॉल्व किया है, इस तरह से ओरिएंट किया है कि नीदरलैंड जो हमारे पास है ये एक इंटरनेशनल लेवल पर एक मेडिएटर के तौर पर, एक आप ऐसे कह सकते हैं जैसे लोगों के दरमियान जो मामलात हैं उनको सॉल्व करने के तौर पर इसने ख़ुद को इवॉल्व किया है। मेडिएटर के तौर पर रियासतों के दरमियान जो मामलात हैं उनको सॉल्व करने के तौर पर इसने ख़ुद को पेश किया है। और इसने किसी किस्म की कोई भी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उससे ख़ुद को जितना हो सकता था इसने दूर रखने की कोशिश की है। यही वजह है कि हमारे पास जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका भी हेड क्वार्टर हमारे पास हेग में ही है। और इसके अलावा और भी कई हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे पास नीदरलैंड में बेस्ड है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें हमारे पास 15 जजेस हैं, और ये जजेस जो हैं 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और हर 3 साल बाद इनका इलेक्शन होता है, और हर 3 साल बाद 1/3 जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। और ये जो 15 जजेस हैं इनका जो इलेक्शन है ये बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पर होता है, बिल्कुल मेरिट, यानी कि किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं चलती होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू थियरी ये चीज़ है। प्रैक्टिस में तो और भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस में ये भी है कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के, इनमें से 5 जजेस हमेशा ही यहाँ पर होते हैं, इनका इलेक्शन यहाँ पर हमेशा ही होता है। तो थ्योरी और चीज़ होती है, प्रैक्टिस और चीज़ होती है। हालांकि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, हर एक में से एक जज का यहाँ पर होना ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर नहीं कहता, यूएन लॉ ऐसा नहीं कहता, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा होता है, थ्योरी में ऐसा नहीं है। थ्योरी में तो ये कहा गया कि ये सारे बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पर इलेक्ट होंगे। दूसरा ये कि कौन सा जज, यानी कि हर जो इलेक्शन होने हैं 3 साल बाद, तो जजेस को किन इलाकों से, किन कंट्रीज़ से इलेक्ट किया जाएगा, तो ये बिल्कुल उसी तरह जो 5 रीजन्स हैं उनसे इलेक्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारा वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप्स है वहाँ से 5 जजेस लिए जाएंगे, ईस्टर्न यूरोप का जो ग्रुप है वहाँ से 2 जजेस लिए जाएंगे, और हमारे पास लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन है वहाँ से भी 2 जजेस लिए जाएंगे, एशियन और पैसिफिक जो ग्रुप है वहाँ से 3 जजेस, और इसी तरह जो अफ्रीका का ग्रुप है वहाँ से भी 3 जजेस लिए जाएंगे। इस तरह से ये इसकी रीजन की बुनियाद पर इलेक्शन है और ये इसकी वर्किंग है। एक चीज़ और आपने जहन में रखनी है कि आईसीजे का एक प्रेसिडेंट होता है जो कि 3 सालों के लिए इलेक्ट होता है, और इसी तरह इसका एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, वो भी 3 सालों के लिए ही इलेक्ट होता है। और अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो हमारे जो सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान थे उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया है आईसीजे में, और ये एक अहमदी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही फ़ख्रिया बात है, और सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान एक बहुत ही बड़े जियोरिस्ट थे अपने वक्त के। एक और पॉइंट आपने जहन में रखना है कि जो हमारे पास आईसीजे का सेक्रेटेरिएट है, यानी कि इसका जो पूरा इंतज़ाम है वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के अंडर नहीं आता। ये वो वाहिद इदारा है जिसकी जो पूरा का पूरा इंतज़ाम है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट नहीं संभालती, बल्कि आईसीजे का एक अपना सेक्रेटेरिएट है, और इसका जो हेड ऑफ सेक्रेटेरिएट है वो हमारे पास होता है रजिस्ट्रार। और रजिस्ट्रार जो होता है ये इलेक्ट होता है 7 सालों के लिए। इसकी अपनी एक इंतज़ामिया है, और ये हमारे पास एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसकी सेक्रेटेरिएट एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसकी अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है आईसीजे का। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आखिरी, वो ये कि आईसीजे में जो केसेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कंटेंशियस केसेस,
कंटेंशियस केसेस वो जो तनाज़ात पर मुश्तमिल होते हैं। यार मुड़ के निकाल आंदी पई है। आईसीजे का एक और फंक्शन भी है, वो ये कि अगर यूनाइटेड नेशन के किसी भी ऑर्गन को किसी लीगल कोई एडवाइस चाहिए किसी मामले पर जहाँ पर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए वो आईसीजे से रजू करेंगे। जिस तरह हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जगह पर कोई अबहाम है कि आपको क्लियर कट एग्जैक्ट कोई लॉ नहीं मिल रहा, तो जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो उसकी तशरीह कर सकता है, आइन की ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन उसकी कर सकता है, उसकी तशरीह करके जो हमारे पास मामला है, जो तनाज़ा है, उसको सॉल्व करने के लिए एक नया रूल या एक लॉ बना सकता है, उसी आइन के पेश नज़र, उसी आइन के ज़ेर साया, उसी को फॉलो करते हुए। तो आईसीजे के दो यानी कि फंक्शन हैं, एक तो जो तनाज़ात हैं उन केसेस को सॉल्व करना, कंटेंशियस केसेस, और दूसरा इसका है एडवाइजरी रोल। और ये जो हमारे पास कंटेंशियस केसेस है, ये इसके तकरीबन 80% तक है। ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा ही होंगे, लड़ाइयाँ तो ज़्यादा ही होती हैं, और एडवाइस किसे चाहिए होती है, वो तो बिल्कुल ही कम है। तो ये इसका आईसीजे का फंक्शन है, टोटल इसका प्रोसीजर, टोटल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से जो हमारा यूनाइटेड नेशन का जो टॉपिक है पूरे का पूरा, वो यहाँ पर एंड होता है, और हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो पढ़ा है वो यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, और हमने इसकी थोड़ी बहुत वर्किंग का आइडिया लगाया कि ये काम कैसे करता है। लेकिन जो इसकी हमारे पास सक्सेसेस हैं कि यूनाइटेड नेशन ने अब तक क्या क्या अचीव किया है, इसके फेलियर्स क्या हैं, जो इसने पीस कीपिंग मिशंस किए थे वो किस बुनियादों पर, उनका बिहाइंड द सीन क्या चक्कर है, तो ये सारी पॉलिटिक्स थी या कुछ फ़ायदा भी हुआ है, या ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे पास अलाइड पावर्स थी, विनर्स थी, ये यूनाइटेड नेशन उन्हीं का हाथों का एक खिलौना है, या जो आम कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, क्या उनको भी यूनाइटेड नेशन से कुछ ना कुछ फ़ायदा है। तो ये एक अलग टॉपिक है।